हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने भावात भावम नियम के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम ग्रहों का गोचर क्या होता है वो जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। गोचर अर्थात ग्रहों का चलना, है ना। सभी ग्रहों की अपनी अलग अलग स्पीड होती है और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ही वो पर्टिकुलर ग्रह उस एक राशि में कितने दिन तक स्टे करेंगे, है ना, वो डिपेंड करता है। अब जो सभी ग्रह होते हैं वो 12 राशियों में एक पूरा चक्कर लगाते हुए अपना एक जो राशि चक्र का जो चक्कर होता है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, जैसे जो सूर्य है ना, सूर्य एक महीने तक एक राशि में रुकता है। चंद्रमा 2.25 दिन तक। बुध जो होता है वो मतलब अप्रॉक्सीमेट 21 दिन तक रुकता है, पर कभी कभी ये टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है ना। जो शुक्र है वो 1 महीने तक। मंगल जो होता है वो 2 महीने तक। गुरु जो होता है 1 वर्ष तक है। जो मंगल है मतलब 57 डेज और अप्रॉक्सीमेट रहता है। गुरु 1 वर्ष तक। शनि 2.5 वर्ष तक। राहु 1.5 वर्ष तक और केतु भी 1.5 वर्ष तक। और जो हमारा गोचर होता है फ्रेंड्स, है ना, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो 4 ग्रहों के गोचर से होता है। कौन कौन से होते हैं वो 4 ग्रह? शनि, राहु, केतु और गुरु। ये जो 4 ग्रह है ये मतलब बहुत एक लंबे टाइम तक कुंडल मतलब एक ही राशि में ये रहते हैं, तो इसलिए इनका जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी जो ग्रह होते हैं वो कम टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, तो इसलिए इन जो 4 ग्रह होते हैं इन चारों का गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो चंद्रमा होता है उसकी गति सबसे तेज होती है, 2.25 दिन एक राशि में, है ना। और जो शनि होता है उसका गोचर सबसे अधिक होता है, 2.5 वर्ष, मतलब सबसे ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होता है, 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रुकता है। ओके फ्रेंड्स, अब आप इस चीज़ को समझिए। जो ग्रहों के मोशन होता है ना उसका जो इफेक्ट राशियों पर पड़ता है, ग्रहों के जो मोशन से जो उनका इफेक्ट राशियों पर पड़ता है, तो उसे हम गोचर फल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ये मैंने देखा है कि सभी मतलब बहुत से लोगों को मतलब ये कन्फ्यूज़न रहता है कि गोचर जो होता है वो चंद्र कुंडली से देखें कि लग्न कुंडली से देखें। कई जगह मतलब ऐसा है मान्यता कि जो गोचर होता है वो चंद्र कुंडली से देखा जाता है, कहीं ऐसा बोला जाता है कि लग्न कुंडली से देखा जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। आपकी जो लग्न कुंडली है ना, आप वो देखिए कि आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में से कौन सी कुंडली बलवान है। आप अपना गोचर उसके अकॉर्डिंग देखिए, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर आप मान लीजिए कि लग्न कुंडली से आपका देख रहे हैं ना, तो आपको उसमें लग्नेश की प्लेसमेंट देखनी होगी। आपके लग्न कुंडली में मान लीजिए कि आपका मेष लग्न है। मेष लग्न में कौन हो गया? वो लग्नेश आपका मंगल हो गया। अब मंगल की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब आप चंद्र कुंडली को देखिए। चंद्र कुंडली में तो आप अगर मंगल की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है तो फिर आप लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग अपना गोचर देखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका लग्नेश मतलब बलवान नहीं है ना, वो पापी ग्रहों के प्रभाव में है और अस्त है, या फिर मतलब अशुभ है, मतलब अशुभ तो होगा नहीं लेकिन अस्त है ना, नीच का हो गया है ना, या किसी गलत भाव में जाके प्लेस हो गया है, तो इस सिचुएशन में आप आपकी चंद्र कुंडली को देखिए कि क्या चंद्र कुंडली में आप ये देखिए कि जो चंद्रमा जिस भी राशि में है, मान लीजिए कि आपकी कर्क राशि है ना, मेष लग्न है आपका और आपकी कर्क राशि है, तो चंद्रमा अगर 4 नंबर में लिखा है ना, तो यहाँ तो खैर चंद्रमा मतलब 4 नंबर की राशि का स्वामी भी चंद्रमा ही होता है ना, तो यहाँ पर चंद्रमा तो और बहुत बली हो गया। लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा 5 नंबर में लिखा है ना, मतलब 5 नंबर की राशि में वहाँ पर चंद्रमा प्लेस है, तो मतलब आपकी राशि क्या हो गई? सिंह राशि हो गई। तो 5 नंबर का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। अब मान लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली में कहीं अच्छा पोजीशन पे बैठा हुआ है ना, स्ट्रांग है ना, और लग्नेश आपका निर्बल ही है, तो फिर आप यहाँ पे चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग आपका गोचर उस जो भी ग्रहों की प्लेसमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग आप फिट करके और फिर अपना गोचर देखेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग
आपकी चंद्र कुंडली स्ट्रांग है या फिर आपकी लग्न कुंडली में लग्नेश स्ट्रांग है। ये दोनों चीज़ें आप देख के उसके अकॉर्डिंग अगर आप गोचर को अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चीज़ को समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो है आपको लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग देखना है ना गोचर, तो आप कैसे देखेंगे। आपका मान लीजिए कि आपका मेष लग्न है ना, तो आपने मेष लग्न की जो आपकी है, मेष के बाद फिर वृषभ, ऐसे करके आपने सारे नंबर इसमें फिट कर दिए। ठीक है, इस पूरे 12 भावों में। अब आपने देखा कि अभी जो लेटेस्ट में हमारा जो गोचर है, मैंने उसके अकॉर्डिंग अभी ये बनाया है ना। जैसे जो अभी राहु है वो मेष राशि में चल रहा है ना, मंगल भी मेष राशि में चल रहा है, शुक्र जो है वो वृषभ में चल रहा है, और बुध और जो सूर्य है वो मिथुन में चल रहा है। ओके, और जो तुला राशि है उसमें चंद्रमा और केतु चल रहा है ना। जो कुंभ राशि है उसमें शनि चल रहा है, और गुरु किसमें, मीन राशि में चल रहा है। तो आपको जो भी अभी जो ग्रह है वो कौन सी राशि में उनका मोशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें नंबर में आपको प्लेस कर देना है। ओके, ये लग्न कुंडली के लिए हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आपके कुंडली में आपकी कर्क राशि है, चंद्रमा 4 नंबर में लिखा है, और चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग आपको गोचर देखना है ना। जो चंद्र कुंडली आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मान लीजिए लग्न कुंडली से, तो आप उसको कैसे फिट करेंगे। आपको फिर 4 नंबर की राशि को यहाँ पे रखना है ना। कर्क राशि से कर्क राशि को लग्नेश बना के, और फिर बाकी सारे जो राशि है वो सब एज इट इज़ इसके अंदर आपको प्लेस कर देनी है ना। 4 के बाद 5, 6, 7 ऐसे करके आपने सारी राशियाँ यहाँ पे लिख दी। तो ये क्या हो गई, आपकी चंद्र कुंडली तैयार हो गई। अब इस चंद्र कुंडली का लग्न तैयार हो गया। अब आपको इसके अकॉर्डिंग जो आज का प्रेजेंट गोचर है ना, कि जो चंद्रमा है वो इसमें है तुला में, है ना। जो बुध और सूर्य जो है वो मिथुन में है, शुक्र जो है वृषभ में है, राहु और मंगल जो है वो मेष राशि में है, गुरु जो है वो मीन में है, शनि जो है वो इसमें कुंभ राशि में है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ग्रहों को प्लेस करना है। तो ये आपका गोचर की कुंडली तैयार होगी। अगर आप लग्न कुंडली से देखेंगे तो कुछ, अगर आपका मेष लग्न है तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगर आपका कर्क राशि है मान लीजिए, और आपको चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग अपना गोचर देखना है, तो कुछ इस तरह की आपकी कुंडली का गोचर अभी आपको दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि गोचर का जो फल है वो आपकी कुंडली में कैसा मिलेगा आपको। तो गोचर का फल आपकी कुंडली के लग्न चार्ट में, है ना, ग्रहों की जो आपका मेन लग्न चार्ट है, आपका मेष लग्न है, मिथुन लग्न है, जो भी आपका लग्न है, उसमें आपके ग्रह कौन से कैसे प्लेस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आपको देगा। जिस ग्रह के रिगार्डिंग आपको आप देखना चाहते हो, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो आपकी कुंडली में, जैसे मान लीजिए अभी बोलते हैं कि शनि, मतलब शनि जो है ना, वो अभी कुंभ राशि में है, फिर वो वापस अभी वक्री होकर फिर से वो इसमें आ जाएगा, मकर राशि में आ जाएगा, है ना। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि शनि आपकी कुंडली में कैसा प्लेस है। आप जिस ग्रह के रिगार्डिंग देखना चाहते हो, तो आप ये जानो पहले कि वो आपकी कुंडली में कैसा प्लेस है। वो योग कारक है, क्या वो मारक है, क्या वो अस्त है, नीच है, कैसा प्लेस है आपकी कुंडली में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको गोचर में भी आपको रिजल्ट देगा। अगर वो आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो गोचर में भी आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अगर वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो आपको गोचर में भी आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और आप इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स कि जो कुंडली होती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सभी के लिए गोचर अलग अलग होता है ना, क्योंकि किसी की कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह योग कारक है, वो कैसा प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग उसका गोचर का रिजल्ट होगा। सबके लिए गोचर का एक जैसा रिजल्ट नहीं होगा। 50% जो आपकी कुंडली होती है दशा अंतर्दशा, मतलब उसको इफेक्ट करती है, और 50% उसका मतलब गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली पर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर है। अब इस चीज़ को समझिए कि जो सूर्य होता है, मतलब मैं आपको सारे ग्रह का बताती हूँ कि कौन से ग्रह कौन से हाउस में आते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग मतलब शुभ फल देते हैं ना, किस हाउस में वो अच्छे माने जाते हैं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य जो होता है वो तीसरे है ना, छठे, 10वें और 11वें, है ना, इन चारों घर में जब भी सूर्य आएगा तो वो अच्छा फल देता है ना, जो नैसर्गिक रूप से जो मतलब अच्छा माना जाता है। इस चीज़ को समझिए, है ना। चंद्रमा जब भी पहले, तीसरे, 7वें, 10वें, 11वें हाउस में आएगा तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल तीसरे,
है ना, छठे और 11वें हाउस में जब भी आएगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। बुध जो है वो दूसरे हाउस में, चौथे हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में जब भी आएगा तो वो गोचर में, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु जो है वो दूसरे हाउस में, पाँचवें में, है ना, पाँचवें हाउस में, ठीक है, 7th में और 9th में और 11th हाउस में, है ना, इसमें जब भी गुरु आएगा तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र जो होता है वो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, आठवें में, है ना, 9वें में और 11वें में और 12वें, है ना, ये इन हाउसेस में जब भी शुक्र आएगा तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शनि तीसरे में, छठे में और 11वें हाउस में जब भी आएगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। राहु भी तीसरे, छठे और 11वें में आएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और जो केतु होता है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें या 9वें और 11वें में जब भी केतु आएगा तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब आप अभी मैंने आपको जितना भी समझाया है इसमें अगर आप देखेंगे तो 11th हाउस में कोई सा भी ग्रह जब भी गोचर करता है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। 11th हाउस में हर ग्रह मतलब अच्छा ही माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने गोचर का टॉपिक कवर अप किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट्स कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं और मोटिवेट होकर इसी टाइप के कुछ अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ आपके सामने। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आप देख पाए। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।